Now after the classification we shall move into the clinical features. So clinical features are also different with the different types of अल्सर्स. न्यूरोपैथिक का अलग होगा, इस्चेमिक का अलग होगा. सो क्या क्या डिफरेंस हैं और क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं वो हमें देखनी है. ठीक है, जेनरिक अगर होगा तो हम लोग अगर बात करेंगे जनरली तो स्वेलिंग हो सकती है, रेडनेस हो सकती है, वार्म स्किन हो सकती है, अल्सर दिख सकता है, विजिबल वो होगी. ठीक है, नेक्रोसिस हो सकता है, गैंग्रीन हो सकता है. ठीक है, सीरियस डिस्चार्ज हो सकता है कोई. ठीक, इसके अलावा फंगल इन्फेक्शन अलग से हो सकता है. ठीक, पेशेंट को फीवर भी हो सकता है बिकॉज ऑफ इन्फेक्शन. सेंसेशन लॉस हो सकती है. तो जो भी हमारे डायबिटिक न्यूरोपैथी के हैं वो तो हो ही सकते हैं, पर इसके अलावा और क्या क्या फीचर्स हो सकते हैं और कैसे कैसे हम इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं वो देखना ज़रूरी है. सो हम लोग इसको कुछ कैरेक्टर्स में लेकर के आएंगे. जैसे कि एक हो गया सेंसेशन. न्यूरोपैथिक अल्सर और इस्चेमिक अल्सर में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो सेंसेशन, न्यूरोपैथिक मतलब कि आपकी सेंसरी लॉस है तो वहाँ पे सेंसेशन नहीं होगी. यहाँ पे सेंसेशन हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है. अगर न्यूरो इस्चेमिक है तो सेंसेशन नहीं होगी. ठीक है, देन उसके बाद पेन. एज सेंसेशन नहीं है तो न्यूरोपैथिक इज पेनलेस, और इस्चेमिक में पेन बहुत ज़्यादा होता है, इट इज़ वेरी पेनफुल. स्किन टेम्परेचर का ध्यान रखिएगा. जो न्यूरोपैथिक है वहाँ पे वार्म होता है, वेयर एज जो इस्चेमिक है वहाँ पे कोल्ड होता है. ठीक है, इस चीज़ का बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा कि कब कोल्ड फीट होते हैं और कब वार्म फीट होते हैं. ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है डिफ्रेंशिएट करने में. ठीक है, नेक्स्ट इज पल्स. पल्स हम लोग जब भी न्यूरोपैथिक में करते हैं तो वहाँ पे बहुत बाउंडिंग पल्स होती है नियर टू द योर अल्सर्स के आसपास, तो बहुत ही ज़्यादा बाउंडिंग होती है. या फिर अगर आप डॉर्सल पेडिस को चेक करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे बहुत ही अच्छी पल्स मिलती है. जबकि इस्चेमिक अल्सर्स में पल्स नियर टू एब्सेंट होती है, बहुत फीबल होती है, बहुत ही हल्की हल्की पता चलती है. ठीक है, अल्सर्स किस किस जगह होते हैं ये भी डिफ्रेंशिएट करना बहुत ज़रूरी है. जो भी हमारे प्रेशर पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, प्लांटर और डॉर्सल एरियाज में, जैसे आपके टो के जस्ट प्लांटर सरफेस ऑफ योर टो पे हो गया, या फिर आपके डॉर्सल एरियाज में कैलस बन जाता है, जैसे कि आपका पीआई इंटरफेरेंजियल जॉइंट हो गए. ठीक है, या फिर आपका डॉर्सल एरिया ऑफ फुट हो गया जहाँ पे आपकी डॉर्सल पेडिस के नीचे, या फिर नीचे आपका टोज के पास, मेटाटार्सल हेड्स के पास, हील पे. तो ये सारी जगह जो होती हैं ये सारे हमारे प्रेशर पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे अल्सर्स होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं. ठीक है, जबकि इस्चेमिक में क्या होता है, वहाँ पे जो साइड्स ऑफ द फुट्स हैं, मार्जिन्स ऑफ द फुट्स, ठीक है, वहाँ पे ज़्यादा अल्सर्स होते हैं. स्पेशली सबसे ज़्यादा जो भी इस्चेमिक अल्सर्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा मिलते हैं हमें टोज पे और हमें 4 फुट पे. जैसे कि मान लीजिए इस्चीमिया हुआ, सबसे पहले कहाँ पे असर करेगा इस्चीमिया, डिस्टल एस्पेक्ट पे, तो हमारे टोज से ही स्टार्ट होता है फिर जाकर के पूरे फुट पे आता है. ठीक है, देन कैलस. कैलस इज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट टू चेक, क्योंकि न्यूरोपैथिक में कैलस हमेशा होते हैं, वेयर एज इस्चेमिक अल्सर्स में नहीं होते, और न्यूरो इस्चेमिक में हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते. ठीक है, अब यहाँ पे गैंग्रीन होता है, ठीक है, न्यूरोपैथिक में. उसके बनने का एक तरीका होता है. सबसे पहले क्या हुआ, सेकेंडरी इन्फेक्शन हुआ. ठीक है, सेलुलाइटिस हुआ, उससे एब्सेस हुआ, उससे ऑस्टियोमाइलिटिस हुआ, और फिर वो जो सेप्सिस है, ये सारा सेप्सिस जो है और ज़्यादा वर्सन कर देगा कंडीशन को और गैंग्रीन बना देगा. जबकि इस्चेमिक अल्सर्स में ज़रूरी नहीं है कि गैंग्रीन हो कि ना हो. नेक्स्ट इज योर एंकल ब्रेकियल इंडेक्स. ना एंकल ब्रेकियल इंडेक्स क्या होता है कि हम ब्लड प्रेशर मेजर करते हैं आर्म का और एंकल का, और उसको एक रेशियो में देखते हैं क्या चीज़ ऊपर है क्या चीज़ नीचे है, उसके अकॉर्डिंग वो होता है.
सिंपल है, अगर एंकल में मतलब कि जो आपके लोअर लेग्स के हैं, अगर उसके जो कम ब्लड प्रेशर है, लोअर है, ठीक है, देन अपर आर्म, ठीक है, ब्रेकियम पे, इसका मतलब पेरिफेरल आर्टरी डिजीज होने के चांसेस ज़्यादा हैं। इसको हम ABPI भी बोलते हैं, एंकल ब्रेकियल प्रेशर इंडेक्स, ठीक है। ना इसके अलावा कुछ कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, ठीक। कॉम्प्लिकेशंस न्यूरोपैथिक अल्सर्स के जो होते हैं वो चारकोर्स जॉइंट होता है। इसमें क्या होता है चारकोर्स जॉइंट में, यहाँ पे जो हमारा एंकल है या जो हमारा फुट है, वहाँ पे बोन पे इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ जाती हैं कि जो फुट का नीचे वाला हिस्सा है मेटाटार्सल्स के पास या फिर टार्सल्स के पास, वो उसको रॉकर बॉटम फुट बना देता है, बिल्कुल नीचे की ओर ले जाता है, ठीक है, वो ज़मीन से लड़ने लगता है, ठीक। सो दैट टाइप ऑफ जॉइंट जब बोन इन्वॉल्वमेंट हो जाती है पूरी और वो फुट में डिफॉर्मिटी कर देती है, तो उसको हम चारकोर्स जॉइंट कहते हैं। इस्चेमिक अल्सर्स में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा इस्चीमिया हो जाता है, गैंग्रीन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और जो PAD है वो और ज़्यादा वर्सन हो जाता है। एक चीज़ का ध्यान रखें, जो क्लिनिकल फीचर्स होते हैं, मान लो किसी को एक पैर में हुआ तो लगभग 3 साल के अंदर अंदर दूसरे पैर में होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, स्पेशली इन केसेस ऑफ पेरिफेरल आर्टरी डिजीज़, ठीक है। क्योंकि न्यूरोपैथिक में तो आगे से चेक हो सकता है, बट पेरिफेरल आर्टरी डिजीज़ में जहाँ पे आर्टरीज में प्रॉब्लम है, वहाँ पे हर तीसरे से चौथे साल में डायबिटिक फुट टू द अदर लिम्ब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, या फिर इवन अगर आपने जल्दी पकड़ लिया है तो उसी लिम्ब में होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नाउ यू कैन सी ओवर हियर, ठीक। लेफ्ट वाले में अगर आप देखें, न्यूरोपैथिक वाले में यहाँ पे प्रेशर पॉइंट्स दिखा रहे हैं कहाँ कहाँ पे कैलस बन सकते हैं, जबकि यहाँ पे इस्चेमिक में आप देख सकते हैं यहाँ पे साइड्स में कैलस बने हुए हैं ओवर हियर साइड्स पे, ठीक है। सो दिस इज लाइक मार्जिन्स, यहाँ पे बन सकता है, यहाँ पे बन सकता है, ओवर हेयर बन सकता है, आगे बिल्कुल फ्रंट ऑफ द टो पे, ठीक है, बिल्कुल यहाँ पे फ्रंट ऑफ द टो पे यहाँ पे बन सकता है, ग्रेट टो पे, फ्रंट ओवर देयर, है ना। तो जो ये सब एरियाज होते हैं जो कि प्रेशर एरियाज होते हैं, जो आपके शूज से लड़ते रहते हैं, या जब आप चलते हैं, एम्बुलेट करते तो होते हैं, वहाँ पे न्यूरोपैथिक ज़्यादा पाया जाता है, इस्चेमिक पाया जाता है मार्जिन्स ऑफ द फुट पे, ठीक है। सो डेट वॉज ऑल अबाउट द क्लिनिकल फीचर्स, ठीक। नाउ वी शैल मूव टू द असेसमेंट पार्ट। हमने असेसमेंट पॉलीन्यूरोपैथी में अच्छे से पढ़ लिया था, हमने असेसमेंट पढ़ लिया था डायबिटिक न्यूरोपैथी में, हम वही असेसमेंट यहाँ पे भी करेंगे। यहाँ पे फिजिकल असेसमेंट का बहुत ज़्यादा रोल होता है, एज फिजिकल जो असेसमेंट है इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, ठीक। सो फिजिकल असेसमेंट किस किस चीज़ की करते हैं? सबसे पहले फिजिकल असेसमेंट हमें स्किन का इंस्पेक्शन करना ज़रूरी होता है। स्किन में टेम्परेचर, कलर, कैलोसिटी, कहीं बहुत शाइनी तो नहीं है, बहुत स्केली तो नहीं है, ठीक है, या कहीं कैलस बहुत ज़्यादा तो नहीं बना है, किस टाइप का टेम्परेचर है, कलर कौन सा है, पेल है या फिर बहुत ज़्यादा फूला हुआ तो नहीं लग रहा, या फिर हेयर लॉस तो नहीं हो रहे किसी एक एब्सोल्यूट एरियाज पे, ये सारी चीज़ें चेक करते हैं। उसके बाद सेंसरी एग्जामिनेशन, कैसी सेंसेशन है क्या नहीं है, 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, पेन टेस्ट, टेम्परेचर डिस्क्रिमिनेशन, वो सारी चीज़ें चेक करते हैं, ठीक। उसके बाद हम पल्सेशन चेक करते हैं फुट की, डॉर्सल पेडिस आर्टरी पे चेक करते हैं, ठीक, मैकेनिकली चेक कर सकते हैं, मैनुअली चेक कर सकते हैं। उसके बाद वी चेक फॉर द डिफॉर्मिटीज़, कोई डिफॉर्मिटी तो नहीं है, या फिर कोई और उसको कोई मसल्स में ज़्यादा प्रॉब्लम तो नहीं है, स्पेशली इंट्रिंसिक फुट मसल्स जो कि मोटर इन्वॉल्वमेंट की वजह से, मोटर न्यूरोपैथी की वजह से इन्वॉल्व हो जाती हैं, या कोई और डिफॉर्मिटी, क्लॉ फुट हो गया तो यहाँ पे मोटर में प्रॉब्लम है, या फिर कैलोसिटीज़ ज़्यादा हो सकती हैं, क्लॉटो हो गया, हेलिक्स वेल्गस हो गया, ठीक है, या फिर कहीं किसी को चारकोर्स जॉइंट तो नहीं है, रॉकर बॉटम फुट तो नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं यू नीड टू एसेस, ठीक। उसके बाद ऑटोनॉमिक एग्जामिनेशन फॉर स्वेटिंग, हाइपर हाइड्रोसिस है या हाइपोहाइड्रोसिस है वो भी चेक करना होता है
हमने पीछे मोनोफिलामेंट टेस्ट के बारे में बात किया था, वो कर सकते हैं हम लोग। नेनहाइड्रिन टेस्ट कर सकते हैं। सो ऑल दीज थिंग्स वी हैव ऑलरेडी बीन डिस्कसिंग। ठीक है, आफ्टर दैट वी कैन मूव टू द अल्सर। अगर अल्सर है तो कहाँ पे है, किस साइड पे है, ठीक है, उसका शेप क्या है, उसका साइज क्या है, और वो कितना पुरुलेंट है, कितने अंदर तक है, उसकी ग्रेडिंग क्या है, वो सारी चीज़ें करेंगे। और अगर अल्सर है और कोई डिस्चार्ज है, ठीक है, तो डिस्चार्ज का क्या कलर है, उसका ओडर क्या है, ठीक, कितना डिस्चार्ज आ रहा है, बहुत माइन्यूट आ रहा है, ब्लड है उसमें कि नहीं है, फाउल स्मेलिंग है कि नहीं है, वो सारी चीज़ें इसमें चेक करते हैं। ओके, सो डेट वाज ऑल अबाउट द असेसमेंट। अब इसके बाद आएगा इन्वेस्टिगेशन। नाउ इन्वेस्टिगेशन में हम सबसे पहले उसका ब्लड शुगर चेक करते हैं। ठीक है, ब्लड शुगर चेक करने का मतलब है हम आरबीएस चेक करेंगे, हम फास्टिंग चेक करेंगे, रैंडम चेक करेंगे, ठीक, उसका एचबी चेक करेंगे, वुंड स्वैब्स लेंगे। वुंड स्वैब्स में लेंगे कि हमें टिश्यू बायोप्सी करनी है कल्चर के लिए, माइक्रोस्कोपिक कल्चर के लिए, या कौन से बैक्टीरिया सेंसिटिविटी है उन सब के लिए। ठीक है, तो इसके अलावा फिर हम लोग कुछ रेडियोलॉजिकल फाइंडिंग करते हैं, जैसे कि कलर डॉपलर फॉर पेरिफेरल आर्टरी डिजीज, एक्सरेज, ठीक है, एंजियोग्राफी। ये सारी चीज़ें जो हो गई हमारे कलर डॉपलर और एंजियोग्राफी हमारी पीएडी के लिए होगा। इसके अलावा भी अगर हम लोग कुछ और अदर टेस्ट देखें तो कर सकते हैं, जैसे ईसीजी कर सकते हैं कि कुछ और प्रॉब्लम तो नहीं चल रही साथ साथ। ठीक है, बोन स्कैन्स कर सकते हैं। ठीक है, जैसे चारकोर जॉइंट है, वो बोन स्कैन में बहुत अच्छा आ जाता है, अच्छे से पता चल जाता है। ठीक, तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग टेस्ट हैं विच वी कैन गो फॉर इट। ठीक है, समटाइम्स एमआरआई करते हैं लोग, कोई नर्व में इंजरी है तो नर्व के लिए चेक करते हैं, ईएमजी कर सकते हैं, एनसीवी कर सकते हैं कि कौन कौन सी नर्व साथ साथ इन्वॉल्व हैं। ठीक, सो ऐसे बहुत सारे अलग अलग टेस्ट हैं विच वी कैन गो थ्रू। इसके बाद आता है ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट इज वेरी सिंपल, just remember that it is multidisciplinary approach, it needs multidisciplinary approach. That means कि आपको एंडोक्रिनोलॉजिस्ट, सर्जन, ठीक है, और कोई अगर उसको हार्ट की प्रॉब्लम है कार्डियोवैस्कुलर सर्जन, ठीक है, उसको किडनी की प्रॉब्लम है यूरोलॉजिस्ट, ठीक, उसको अगर आई की प्रॉब्लम है तो आई सर्जन, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। सो ऐसे बहुत सारे अलग अलग फिजिशियंस की ज़रूरत पड़ती है, अलग अलग फील्ड्स की ज़रूरत पड़ती है, तब जा कर के कोई एक मेडिकल ट्रीटमेंट हो पाता है। हम लोगों ने बहुत बेसिक चीज़ ली है, जैसे कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो उसका कंट्रोल करना है, हाइपरग्लाइसीमिया को कंट्रोल करना है, तो हमें एंटी डायबिटिक ड्रग्स देनी होंगी, इंसुलिन दे सकते हैं, ठीक है, या फिर हम लोग ग्लाइकोमेट दे सकते हैं, मेटफॉर्मिन दे सकते हैं। ठीक, इसके अलावा इन्फेक्शन कंट्रोल करने के लिए हम लोग ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स यूज़ करते हैं जब तक कल्चर नहीं आता। अगर बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है कि कोई फैटल कंडीशन है तो हम लोग 4 मेडिसिन बहुत कॉमनली यूज़ करते हैं, एमॉक्सिसिलिन, जेंटामाइसिन, मेट्रोनिडाजोल, पेनिसिलिन। ठीक है, इन 4 को एक अच्छे से यूज़ करते हैं। ठीक, इसके अलावा कुछ कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स हो गई, ठीक है, या फिर कोई और प्रॉब्लम है, उसको टेकीकार्डिया है, उसको हार्ट में कोई इन्वॉल्वमेंट है तो उसकी ड्रग्स हो गई। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें भी साथ साथ इन्वॉल्व की जाती हैं। ठीक है, इसके बाद आ जाता है कुछ सर्जिकल प्रोसीजर्स। सर्जिकल प्रोसीजर्स बहुत सारे होते हैं, ठीक है, बहुत सारे सर्जिकल प्रोसीजर्स होते हैं। हम लोग कुछ के बारे में बात करेंगे, जैसे कि सर्जिकल डिब्राइडमेंट। कोई वुंड है, कोई अल्सर है, उसको हमने सर्जिकली डिब्राइड कर दिया, साफ़ कर दिया, क्लीन कर दिया, उसके बाद उसको एंटीबायोटिक लगा दिया, उसको बैंडेजिंग कर दी। ठीक है, एक होता है कैलस रिमूवल। कोई कैलस बना हुआ है, वही डिब्राइडमेंट का ही टाइप है, कैलस बना हुआ है, उसको हमने साफ़ कर दिया, ठीक है, और उसके ऊपर बैंडेजिंग कर दी। ऑस्टियोटमीज़ होती हैं कि कोई परफेक्ट, कोई अच्छी साफ डिफॉर्मिटीज़ दिख रही हैं तो हम क्या करेंगे, हम ऑस्टियोटमी कर देते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर बहुत ज़्यादा सीवियर है, मान लो कि ग्रेड 5 पे पहुंच चुका है अकॉर्डिंग टू सीवियरिटी, तो हमें क्या करना होगा, हम
मेजर एम्पुटेशन पे ही जाते हैं, मतलब कि उस पार्ट को हमें काटना ही पड़ेगा। ठीक है, हमने इससे पहले एक बार कंजर्वेटिव एम्पुटेशन के बारे में बात की थी। कंजर्वेटिव एम्पुटेशन तब होता है जब ग्रेड 3 ग्रेड 4 पे होता है पेशेंट, अभी भी कुछ कर सकते हैं, तो इसको हम लोग 2 पार्ट्स में करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सरफेस को ना एम्पुटेट किया जाए। पहले एक छोटा सा सरफेस एम्पुटेट करते हैं कंजर्वेटिवली, उसके ऊपर का देखते हैं कि अगर वो मैनेज हो पा रहा है तो इट्स गुड, अगर वो मैनेज नहीं हो पा रहा, वो आगे और ज़्यादा स्प्रेड कर रहा है, गैंग्रीन नेक्रोसिस और ज़्यादा और ऊपर तक जा रहा है, तो फिर वो पूरा का पूरा उतना पार्ट काट दिया जाता है, एम्पुटेट कर दिया जाता है। ठीक है, नाउ इट कम्स फाइनली विद द फिजियोथेरेपेटिक ट्रीटमेंट विच इज़ आवर फोर्टे। फिजियोथेरेपिक ट्रीटमेंट में हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। अब हम लोग कई सारी चीज़ों के बारे में बात कर चुके हैं, जैसे कि किसी की सेंसेशन लॉस है तो हम सेंसेशन के बारे में, सेंसेशन के काम करेंगे। ठीक है, डायबिटिक फुट में क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है उसके लिए चेक करेंगे। फुट केयर सबसे इम्पॉर्टेंट है किसी भी पेशेंट को टीच करना, चाहे वो उसको अल्सर हो चाहे ना हो, चाहे आपके पास कोई डायबिटीज़ का पेशेंट है नहीं है, फुट केयर को ज़रूर चेक करना चाहिए। ठीक है, और उसको फैमिलीज हो सबको बताइए। मैंने इसमें लिखा हुआ है जैसे वॉश डेली, ठीक है, हमने पीछे भी डिस्कस किया था, अच्छे से ड्राई करना होता है। ठीक, उसमें टेम्परेचर के लिए चेक करना होता है, वेब स्पेसेस जो आपके टोज के बीच की स्पेसेस होते हैं उनको चेक करना होता है। ठीक है, टो नेल्स को अच्छे से स्ट्रेट काटना होता है, ड्राई स्किन क्रैक्ड स्किन तो नहीं है उसको चेक करना होता है। अगर कोई और चेक नहीं कर सकता तो फिर बॉटम से खुद मिरर से चेक करें। ठीक, और उसको हर समय ट्रैक करते रहें। कोई भी प्रॉब्लम दिख रही है तो कहीं वो बढ़ तो नहीं रही, कहीं वो एबनॉर्मल तो नहीं है। ऐसे ही अगर कोई नया शूज़ कोई ख़रीदता है तो ध्यान रखें कि उस नए शूज़ को 1 घंटे ज़्यादा ना पहने, हो सकता है कोई न्यूरोपैथिक है, उसको कोई प्रॉब्लम हो रही हो, अभी पता ही नहीं चल रहा। ठीक है, और इन सब चीज़ों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी होता है। शू बाइट बहुत कॉमन हो जाती है, और फिर डायबिटिक है, पेरिफेरल आर्टरी डिजीज़ है, तो वो शू बाइट जो है आगे बढ़ के सोर हो जाती है, अल्सर बन जाती है। ठीक है, इसके अलावा कुछ स्पेशल शूज़ आते हैं, ठीक है, जो कि इन सब में हेल्प करते हैं, जो प्रिवेंट करे आगे डिग्रेडेशन को, या फिर जो कि प्रेशर नहीं पड़ने देता वो। ठीक, इसके अलावा सिलिकॉन इंसोल्स हो गए, ठीक है, जो हम लोग यूज़ कर सकते हैं। और कुछ अदर एक्सरसाइजेज हो गई, जैसे पीएडी के लिए बर्गस एक्सरसाइज हो गई। ठीक, इसके अलावा हमारे रूट्स अप्रोच हो गई। ठीक है, सेंसेशन के लिए हमें मोटर में प्रॉब्लम है तो ऊपर की कोई नर्व में इशू है, मान लो डीप पेरोनियल नर्व, कॉमन पेरोनियल नर्व, तो हम लोग उस पर कुछ काम करेंगे। ठीक है, हम लोग EMS यूज़ कर सकते हैं, हम लोग टैपिंग टेक्निक यूज़ कर सकते हैं। फुट में प्रॉब्लम है, लोगों को प्लास्टर कास्ट लग जाता है, तो हमें नी और हिप की एक्सरसाइजेस करानी होती हैं। ठीक है, सो ऐसे बहुत सारे एरियाज़ हैं जिस पे हम लोग वर्क कर सकते हैं। कोई साथ साथ कार्डियोवैस्कुलर इशू है तो उस पर कराएंगे। जब किसी को एम्पुटेशन हुआ होता है तो पोस्ट एम्पुटेशन केयर करते हैं। ठीक है, या जब किसी को होना होता है तो प्री एम्पुटेशन केयर पे उसको क्या क्या चीज़ें बतानी है, क्या क्या चीज़ें नहीं बतानी है, वो सारी चीज़ें समझानी होती हैं। ठीक है, कोई कंजर्वेटिव एम्पुटेशन पे चल रहा है तो उसके बारे में बात करनी होती है। ठीक है, सो वी हैव टू टेक अ होल अप्रोच फॉर द डायबिटिक फुट। ठीक है, नाउ कुछ स्प्लिंटिंग्स होती हैं जो कि प्रेशर ऑफलोडिंग स्प्लिंट्स होती हैं, या फिर अगर ये स्प्लिंट्स नहीं यूज़ करते तो लोग फुल कास्ट यूज़ करते हैं आफ्टर गेटिंग कि हाँ उनको डायबिटिक फुट हो गया है, तो क्या करते हैं कि वहाँ पे प्लास्टर कास्ट लगा देते हैं। ठीक है, प्लास्टर कास्ट हमेशा बंधा रहता है, तो हम लोग स्प्लिंटिंग भी प्रोवाइड करते हैं जो कि प्रेशर, उनके प्रेशर सेंसिटिव एरियाज से उसको रिलीज़ कर देता है। ठीक है, सर्जरी हो गई या डिब्राइडमेंट हो गई या पोस्ट सर्जिकल के और पोस्ट एम्पुटेशन के, डेट वाज ऑल अबाउट द डायबिटिक फुट। बट इवन दो वी नीड टू नो अबाउट वन मोर कॉम्प्लिकेशन जो कि कभी कभी पूछा जाता है, बहुत ब्रीफ में बात करेंगे उसके बारे में, डेट इज़ नोन एज चारकोर्स जॉइंट। चारकोर्स जॉइंट न्यूरोपैथिक डायबिटिक फुट
होता है जिसमें रॉकर बॉटम फुट डिफॉर्मिटी हो जाती है। व्हाट इज रॉकर बॉटम फुट डिफॉर्मिटी? रॉकर बॉटम फुट डिफॉर्मिटी में क्या होता है कि जो ये वाला एरिया है इट बिकम्स लाइक दिस, रॉकर बॉटम। ठीक है, जो हमारी रोलिंग चेयर होती है, ठीक है, जिस तरीके का उसका बॉटम होता है कि वो रोल करे, उसी तरीके का पैर हो जाता है, नोन एज रॉकर बॉटम फुट डिफॉर्मिटी। ठीक है, इसमें क्या है, न्यूरोपैथिक है, तो पेन सेंसेशन कम हो जाएगा। बिकॉज पेन सेंसेशन कम हो गई है तो बोन्स में जो प्रेशर डाल रहे हैं, जो वो कर रहे हैं, उनको कुछ पता नहीं कितना प्रेशर डालना है कितना नहीं डालना है, तो प्रेशर सेंसिटिव बोन में भी बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी इंक्रीज कर जाती है और बहुत ज़्यादा प्रेशर बोन पे पड़ने लगता है। मैकेनिकल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से बोन्स में माइक्रो ट्रॉमास होते रहते हैं। ठीक है, और ये बार बार माइक्रो ट्रॉमास जो हैं ये फुट को प्रॉब्लमेटिक करते हैं। जैसे कि कभी कभी पेशेंट को पेन हो रहा है, सेंसेशन कम है, कितना पेन है पता नहीं है, स्वेलिंग है, वो उसकी केयर कर रहे हैं लेकिन कुछ पता ही नहीं चल रहा। समटाइम्स जब ऐसा होता है तो लोग सोचते हैं कि कोई इन्फेक्शन होगा, क्योंकि किडनी भी इन्फेक्टेड हो सकती है, तो किडनी में लोग ध्यान देने लगते हैं। और फुट पे भी हो सकता है कि कोई ये कहे कि अरे रेडनेस बहुत ज़्यादा है, तो कभी कभी क्या होता है कि ये डायग्नोज नहीं हो पाता। ठीक है, सो इंजरी कई बार डेज और वीक्स पहले लगी होती है और नोटिस बहुत बाद में होती है एज डायबिटिक फुट। ठीक है, और धीरे धीरे करके वो और ज़्यादा वर्सन हो जाती है ना। सो इसको डेफिनेटली कुछ मंथ्स होते हैं जब ये ऐसे कुछ डेवलप होने लगता है और ये पूरा का पूरा चेंज कर देता है बायोमैकेनिक्स ऑफ फुट। कैसे? ये चेंजेस ला देता है एंकल जॉइंट में, ये चेंजेस ला देता है टार्सो मेटाटार्सल में, ठीक है, ये चेंजेस ला देता है एमटीपीज में। तो पूरा का पूरा बायोमैकेनिक्स चेंज हो जाता है और वॉकिंग और ज़्यादा डिफ़िकल्ट और पेनफुल हो जाती है, जो कि पेशेंट विद न्यूरोपैथी समझ नहीं पाते। देन इसके बाद अर्ली डायग्नोसिस बहुत ज़रूरी है। ठीक है, टू चेक कि हाँ ऐसा कुछ है, ताकि हम इसको प्रिवेंट कर सकें, स्प्लिंटिंग कर सकें और इसको अच्छे से और ज़्यादा डिजेनरेट होने से रोक सकें। ठीक है, समटाइम्स क्या होता है, हल्की फुल्की वॉर्मनेस आती है एक पैर पे, स्वेलिंग होती है। ठीक है, ऐसा लगता है कि नॉर्मल अल्सरेटिव वो हो रहा है, बट वो चारकोर्स जॉइंट बन चुका होता है। ठीक है, ऐसे टाइम पे हमें बोन स्कैन्स हमेशा कर लेना चाहिए, बिकॉज वो ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं डायग्नोसिस के लिए। ठीक है, क्योंकि बोन स्कैन बता देता है कि कितना ज़्यादा कैल्केनियम पे कितना स्ट्रेस आ चुका है, कैल्केनियम में क्या क्या चीज़ें हो चुकी हैं, उनकी जो ट्रैबेकुलीज हैं उस पर कितना प्रेशर पड़ रहा है। ठीक है, फीस लाइन होती है उस पर कितना प्रेशर पड़ रहा है, तो ये सारी चीज़ें हमें पता चल जाती हैं। ठीक है, देन इसके अलावा इन्फेक्शन को देख लेना है कि इन्फेक्शन है कि नहीं है, अगर है तो एक्सक्लूड करें, उसको पहले ट्रीट करें। ठीक है, अगर इन्फेक्शन है तो कोई सर्जरी नहीं हो सकती, कुछ वो नहीं हो सकता, तो हमें उसके लिए ट्रीट करना होता है। एंड देन अगर एक बार डायग्नोज हो गया तो MRI स्कैन से कंफर्म कर लेंगे और उसका ट्रीटमेंट शुरू कर देंगे। ठीक है, ट्रीटमेंट विल बी एज सेम एज अदर्स। ऑस्टियोटमी कर सकते हैं, ठीक है, या फिर आर्थ्रोडिसिस कर सकते हैं, ठीक, जिसमें TCN आर्थ्रोडिसिस हो जाती है इसमें। ठीक है, क्यूबॉइड के साथ कैल्केनियम नेविकुलर, ठीक है, और टेलस कैल्केनियम। तो ये TCN जॉइंट्स का क्या हो जाता है, आर्थ्रोडिसिस हो जाती है, इनको उस पे कर दिया जाता है कि ये इनकी बायोमैकेनिक्स सेव हो सके। ठीक है, सो you can see in this photo there is a rocker bottom foot and this is their x-rays। ठीक है, ये देखिए कितना ज़्यादा डिजेनरेट हो चुकी हैं बोन्स, ऑस्टियोमाइलाइटिस के साथ है ये। ठीक है, तो डेट वाज ऑल अबाउट द डायबिटिक फुट एंड डायबिटिक न्यूरोपैथी। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू।